इसके बाद एक छोटा टॉपिक आएगा, कोई महत्वपूर्ण तो इसको नहीं मानेंगे अपन, गतिशीलता, मोबिलिटी, है ना सर, गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, यानी आवेशवाहकों की गतिशीलता, है ना। तो कोई विशेष नहीं, इसको मैं ज्यादा मतलब उसमें भी नहीं ले रहा हूं, मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगाना बता ही दिया, मैं कहां इंपॉर्टेंट लगाऊंगा। वीडी अभी आपने देखा ही है, एक बार और देख ले, है ना। वीडी में अगर देखें, हम चालक की बात कर रहे हैं, तो वीडी 3 पदों पे डिपेंड कर रहा है, ई पर, एम पर, कैपिटल ई पर और टो पर। देखो ई फिक्स है, ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 यानी -19 कूलाम होता है, तो ई को सब जानते हैं। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वो भी फिक्स है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो सब वीडी जिन 4 बातों पे निर्भर कर रहा है उसमें से 2 तो कांस्टेंट है, एक तो स्मॉल ई कांस्टेंट है और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट है। तो वीडी अब आपके हिसाब से 2 पे निर्भर कर रहा है, विद्युत क्षेत्र और टो पर, है ना। तो सब में कहता हूं, यदि ताप नियत है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ताप नियत है, पदार्थ को तो हम नियत मानते हुए चलिए, हम बात ही चालक की कर रहे हैं, तो पदार्थ तो हमने नियत कर ही रखा है। ताप नियत है तो डेफिनेटली फिर टो क्या हो गया, नियत हो गया, क्योंकि टो 2 ही बातों पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर। तो पदार्थ तो हम चालक ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उसको कांस्टेंट ही मान के चलें। तो 2 बातों पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति, वो तो कांस्टेंट होगी। अब बचा क्या, ताप। अगर मैं ताप को भी नियत कर देता हूं तो टो नियत हो गया। अब टो नियत हो गया तो इसका मतलब अब 3 चीजें नियत होगी, ई और एम नियत था, इससे ही टो नियत हो ही गया। तो अब वीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, है ना। मैं यहां फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूं ताकि बार बार उधर नहीं जाना पड़े अपने को, ई अपॉन एम इंटू टो, है ना। 2 चीजों को आप इसमें कांस्टेंट ही रखते हुए चलेंगे, ये दोनों कांस्टेंट है। टो को मैंने अभी कांस्टेंट कर दिया, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता था, तो पदार्थ की प्रकृति तो नियत है ही सही, है ना, और ताप पर निर्भर करता था, ठीक है ना, ताप मैंने नियत कर दिया। तो वीडी इज प्रोपोर्शनल टू ई, यानी वीडी इज इक्वल टू म्यू ई, है ना। गतिशीलता का सिंबल म्यू है ना, वो मैं यहां लिख देता हूं, है ना। तो वीडी इज इक्वल टू म्यू ई, म्यू समानुपातिक स्थिरांक है जिससे आवेशवाहक की गतिशीलता कहते हैं। चालक के अंदर आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है, तो आप इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहें, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इन शब्दों में उलझने की जरूरत नहीं है। यानी म्यू बराबर वीडी अपॉन ई, है ना। वीडी तो वेग है मीटर प्रति सेकंड, और ये जो है ये वोल्ट प्रति मीटर है, तो वीडी का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड। एक बार और देख लें, वीडी यानी वेलोसिटी मीटर प्रति सेकंड, जो आपका ये है क्या नाम से विद्युत क्षेत्र के 2 मात्रक है, न्यूटन प्रति कूलाम एंड वोल्ट प्रति मीटर। तो मैंने वोल्ट प्रति मीटर लिख दिया, है ना। इसको आप चेक कर लेना, तो मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट इंटू सेकेंड हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट का मतलब जूल बटा कूलाम प्रति मीटर, जूल यानी न्यूटन इंटू मीटर बटा कूलाम, ठीक है, मीटर न्यूटन प्रति वोल्ट, ठीक है साहब, एक ही बात है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने अपने को सेटिस्फाई कर लिया, आपको सेटिस्फाई करने की नहीं था, लेकिन मात्रक में कई बार छोटा मोटा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। आ जाओ वापस कंटिन्यू। अब अपन यहां से डेफिनेशन बोल दें, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग व चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का अनुपात नियत ताप पर नियतांक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता
कहते हैं। म्यू बराबर वीडी अपॉन ई। एक छोटा सा मसला इससे हल हो सकता है। वीडी का मान यहां से रखिए, म्यू बराबर वीडी अपॉन ई। वीडी अपॉन ई का मान रखेंगे तो क्या आएगा, ई टो अपॉन एम। यही है वीडी अपॉन ई का मान, आप इसमें से निकाल लीजिए, है ना। यानी म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम। ये एक छोटा सा जवाब आपको कहीं देने पड़ सकता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई द्रव के पास 2 आवेश वाहक हैं, गैस के पास 2 आवेश वाहक हैं, अर्धचालक के पास 2 आवेश वाहक हैं, फिर भी धातुएं बाजी क्यों मार गई? तो साहब धातु के पास जो आवेश वाहक है उसका द्रव्यमान सबसे कम है, और हम जानते हैं गतिशीलता द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम देखें तो धातुओं के पास जो आवेश वाहक है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है। इसलिए धातु में आवेश वाहक की गतिशीलता अधिक होने के कारण धातुएं सुगमता से धारा प्रदान करती हैं। दोबारा ध्यान से समझें, ये सब इसका एक रूप निकाला। वीडी अपॉन ई यहां से रखिए, ई को इधर शिफ्ट कर देंगे आप, ये वीडी अपॉन ई, तो ई टो अपॉन एम आ जाएगा। ये इससे अपने को जो दिखा वो इधर लिख देता हूं। इससे अपने को दिखा म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम, यानी आवेश वाहक की गतिशीलता, चालक कहें तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कहो, क्योंकि चालक में तो आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता या आवेश वाहक की गतिशीलता द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि द्रव्यों के पास आवेश वाहक 2 हैं, गैसों के पास 2 हैं, अर्धचालक के पास 2 हैं, धातुओं के पास तो एक ही है, फिर धातु इतनी अच्छी चालक क्यों है? तो अब आप जवाब दे देना, जो आवेश वाहक धातु के पास है उसका द्रव्यमान सबसे कम है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जिसका द्रव्यमान सबसे कम है उसकी गतिशीलता सबसे अधिक होगी। गतिशीलता अधिक है तो धातुएं सुगमता से धारा प्रदान करती हैं। ये गतिशीलता के संदर्भ में। यहां पर एक और बात, मैंने परिभाषा देते समय आपसे कहा, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन के अपवहन वेग तथा चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का अनुपात दिए गए ताप पर नियत होता है, जिसे गतिशीलता कहते हैं, है ना। अब मैंने यहां बोला चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, तो बच्चों स्थिर विद्युत की में तो मैं कहता हूं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, लेकिन धारा विद्युत की में मैं ये नहीं कहता हूं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, बल्कि मैं बहुत चौड़े धाड़े में खुल के बोल रहा हूं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो साहब स्थिर विद्युत की यानी स्थिर आवेश में चालक के अंदर वास्तव में विद्युत क्षेत्र 0 होता है। धारा विद्युत की अलग चीज है। अगर अभी भी आप चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 मानते हो तो फिर स्वाभाविक है मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर विभवांतर के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण गति नहीं करते, इसका मतलब, और गति नहीं करते तो फिर धारा की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो सब अब धारा विद्युत की में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 मानना संभव नहीं है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन विभवांतर आरोपित करते गति करते हैं तो विद्युत क्षेत्र उन पर बल लगाता है जो अंदर स्थापित हो जाता है ना। तो सब धारा विद्युत की में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 मानना संभव नहीं है। अब आप सोचोगे कि सर आप तो कभी क्या कह देते हो, कभी क्या कहते हो। नहीं, बिल्कुल होश में कह रहा हूं मैंने जब स्थिर विद्युत की में आपसे कहा था तो ये कहा था कि कार पर बिजली गिर जाए तो कार में बैठा व्यक्ति सुरक्षित है, ये स्थिर विद्युत की का उदाहरण। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर कार के प्लग से 2 तार निकाल के कोई टच कर दे तो अंदर बैठा आदमी सुरक्षित नहीं है। तो बिजली गिर जाए दैट इज स्थिर विद्युत की, और 2 वायर आप प्लग से निकाल के कार के टच करा दो दैट इज धारा विद्युत की। अब अंदर आदमी का बचना संभव नहीं है। तो सब जब आप धारा विद्युत की पढ़ रहे हो तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। चलो सब, ये 2 टॉपिक हो गए। अब मैंने कहा कि वीडी के बारे में इससे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। वीडी के बारे में बोलने के लिए मुझे इसको धारा से रिलेट करना पड़ेगा। तो रिलेशन बिटवीन यानी धारा I व अपवहन वेग वीडी के मध्य संबंध
ठीक है ना। अब मुझे VD का महत्व तो समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब आप खुद समझ जाएंगे और अब जो चीज आएगी उसे धारा का बेसिक कहते हैं। इससे आप जचे जो पूछना। ये साहब मैंने एक बेलनाकार चालक ले लिया जिसकी लंबाई मैंने मान ली स्मॉल l, कांटों के बीच दूरी, और काट क्षेत्रफल मान लिया a। क्योंकि अब धारा की बात कर रहे हैं तो अब इससे सेल अटैच कर देते हैं। ये सेल अटैच करके एक सर्किट बना दिया। ये विभवांतर का सेल है, ये धारा I है ना। अब सब ये सिरा पॉजिटिव है और ये सिरा नेगेटिव है। इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जाहिर कर देता हूं, दिखा देता हूं, है ना। और अब विद्युत क्षेत्र भी आराम से दिखा देता हूं, धन से ऋण की ओर। ये विद्युत क्षेत्र भी मैंने अब निर्भीक होकर दिखा दिया, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है साहब। एक काट क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, पर अब ये धारा का बेसिक सामने आ रहा है। इंपॉर्टेंट हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है ना, इंपॉर्टेंट जो था वो बता दिया मैंने। तो साहब चालक का काट क्षेत्रफल A, वह लंबाई स्मॉल l है, दिखा रखी है। ठीक है साहब। यदि चालक के इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो l आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? NaL। मैं ध्यान से समझना बात को, है ना, छोटी सी बात है, बड़ी नहीं है ना। एक काट क्षेत्रफल वह L लंबाई का एक बेलनाकार चालक मैंने चित्र में दिखा रखा है। इस चालक के इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैं पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इकाई आयतन में। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो स्मॉल n के बारे में समझ के रहना कि स्मॉल n वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। स्मॉल n को मैं इसलिए बार बार रिपीट, यदि चालक के इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है तो L आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? NaL। ये हुए साहब कुल इलेक्ट्रॉन। इसलिए बेलनाकार चालक में कुल आवेश। अब कुल आवेश क्या होता है साहब? कुल आवेश का मतलब हुआ कुल आवेशित कण यानी पार्टिकल इनटू प्रत्येक कण पर आवेश। प्रत्येक कण पर आवेश। बात को समझना, ये तो संख्या है ना। जैसे आपने कहा NaL इलेक्ट्रॉन है, ये तो इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मैं आपसे कहूं 2 इलेक्ट्रॉन है, आवेश हो गया क्या? आवेश कितना हुआ? 1.6 × 10⁻⁻19 यानी 2E1 है। मैंने आपसे कहा 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये आवेश हो गया क्या? नहीं, आवेश तो कितना हुआ? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, यानी 7 ही हुआ। तो आवेश अलग चीज है, संख्या अलग चीज है। दोबारा ध्यान से समझें। कुल आवेशित कण, तो इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो L आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन NaL। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो कुल आवेश कितना हो गया? सीधे सीधे Q = NaLe। ये तो होगी साहब एक बात कंप्लीट, है ना। इधर का पोर्शन में स्पेस लेने के लिए मिटा देता हूं, है ना, है ना। और आवेश अलग चीज होती है, जो मैंने आपको बेहतर तरीके से क्लियर करने की कोशिश की। ये संख्या और प्रत्येक कण पर आवेश इलेक्ट्रॉन। अब सब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किससे गति करेगा? अपवन वेग से। वो क्लियर हो ही चुका है ना। अब VD वेग से इलेक्ट्रॉन को L दूरी तय करने में लगा समय। कितना समय लगेगा साहब? समय बराबर दूरी बटा वेग, है ना, दूरी बटा वेग। तो दूरी तो ये आपके L, वेग कौन हुआ? VD। ये इतना समय लगेगा। इसलिए बेलनाकार चालक में धारा I = अब तो सब आप समझ ही गए होंगे, Q/T। Q का मान तो ये रख दीजिए, ये रख दिया साहब आपने NaLe, और T का मान रख दिया L/VD।
ये एल से एल कट गया है ना, पेन चेंज करने पड़ते हैं बच्चों यहाँ पे ताकि आपको सब चीजें साफ दिखती रहे। तो आई बराबर क्या हुआ साहब, एन ई ए वी डी। ये सब कहलाता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ करंट। ये सब यही चीज थी जिसको पढ़ चुकने के बाद हम कहते हैं कि धारा का बेसिक हमने समाप्त कर दिया। ये धारा का बेसिक पढ़ लिया साहब आपने। अब आप इससे बेसिक क्यों कहते हैं, छोटी छोटी बातों से मैं चालू करता हूं, बात समझाइए। पहली बात तो यहां पर बहुत सतर्क रहिए कि मैं आपको जब इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में कह चुका हूं कि काट क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर धारा समान रहती है, ये मैं बोल चुका हूं। इसका मतलब धारा काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। बिल्कुल क्लियर ध्यान रखें, है ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में शुरू में ही बोल दिया था कि अपन डीसी पढ़ रहे हैं यानी दिष्ट धारा पढ़ रहे हैं, तो उसके संदर्भ में आप बिल्कुल क्लियर रहें कि काट क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान एक समान होता है। तो फिर इसका मतलब धारा क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। मैं आपको असमान काट क्षेत्रफल में दिखा देता हूं, है ना साहब। ये देखो, ये क्षेत्रफल बड़ा है, ये क्षेत्रफल छोटा है, ठीक है। अब राशियां दिखा देता हूं ताकि आप संतुष्ट हो जाएं। अब धारा घनत्व की बात करते हैं, जे की बात करते हैं, क्योंकि जे बराबर अपन पढ़ चुके आई अपॉन ए, है ना, आई अपॉन ए। तो जहां क्षेत्रफल अधिक है वहां जे कम है, और जहां क्षेत्रफल कम है वहां जे अधिक है। तीसरी बात धारा अपन कह चुके हैं कि चालक के काट क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर धारा समान होती है। धारा यहां भी आई है, वहां भी आई है। अब वीडी की बात करें तो देखो, आई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, तो जहां क्षेत्रफल कम होगा वहां वीडी को बढ़ जाना पड़ेगा, और जहां क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां वीडी को घटना पड़ेगा। ये सीन आप अच्छी तरह से समझ लें। जो फॉर्मूला आ रहा है वो कुछ कहता होगा, लेकिन वो जो कहता है उसमें सब सत्यता नहीं होती, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से भी ग्रसित बातें, है ना। तो धारा काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, है ना। इसलिए जहां काट क्षेत्रफल कम होगा वहां अपवहन वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि धारा को तो नियत रहना है, और जहां काट क्षेत्रफल अधिक हो वहां अपवहन वेग घट जाएगा। अन्य चीजें बताइए, धारा तो दोनों जगह समान। अब लास्ट में साहब अगला पेज लेके, है ना, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ करंट समझाता हूं, यानी NEAVD। इससे हम धारा का बेसिक क्यों मानते हैं तथा VD का क्या महत्व है ना। तो VD का महत्व तो डायरेक्ट दिखाई देता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, यानी अपवहन वेग बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, अपवहन वेग डिक्रीज होता है यानी कमी होती है तो धारा में कमी होती है। मूल बात यह है कि I बराबर NEAVD आते ही हम यूं क्यों समझने लग जाते हैं कि अब हम धारा के बारे में या धारा के संदर्भ में सब कुछ जानने लगे। मैं साहब इसका जवाब आपको शॉर्ट में देता हूं। धारा का यह फॉर्मूला वह फॉर्मूला है जो आपकी सभी बातों का जवाब देगा। इसके साथ बस VD और जुड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने पूछा विद्युत क्षेत्र से क्या धारा प्रभावित है, और प्रभावित है तो विद्युत क्षेत्र के अनुसार धारा में कैसा परिवर्तन होगा। तो सब ये अपना बेसिक है, इसमें VD का मान पुट करो तो I इज इक्वल टू NEA, VD पुट किया सब E अपॉन M इंटू टो, यानी I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टो अपॉन M इंटू E, है ना। अब दिख गया साहब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यानी विद्युत क्षेत्र में वृद्धि से
धारा में वृद्धि होती है, और उसका उल्टा भी सत्य है, यानी धारा विद्युत क्षेत्र से प्रभावित है। बाय द वे, आपसे पूछे क्या धारा ताप से रिलेटेड है या धारा पर ताप से प्रभाव पड़ता है? यस, अभी सारे जवाब इसी से मिल जाएंगे। देखो साहब, बी में आपको टो दिख रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो मैंने आपको बताया था टो बराबर लैम्डा अपॉन VRMS, है ना? तो अपन देख चुके हैं उसी को, टो बराबर लैम्डा अपॉन VRMS। जब चालक का ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गति की तीव्रता में वृद्धि होगी, संघट काल में कमी होगी, और टो में कमी होगी तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टो, तो टो में कमी होने से धारा में कमी होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप धारा के संदर्भ में कुछ भी पूछिए, क्या धारा अलग अलग पदार्थ में अलग अलग होगी? यस, आई डायरेक्टली रिलेटेड टू एन। एन का मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और हर धातु के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है। इसका मतलब हर धातु में धारा भी अलग अलग है। जो पूछो, आपने बाय द वे पूछा कि धारा का विभवांतर से क्या संबंध है, तो बेलनाकार चालक का काट क्षेत्रफल ए था, कांटों के बीच की दूरी डिस्टेंस बोल दें उसे, वो एल थी। तो E बराबर अगर अपन लिखें तो E बराबर क्या लिखेंगे? V अपॉन डी, डी की जगह कांटों के बीच की दूरी L, B में रखो, 20 से I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन एम, और यह आपने रख दिया E की जगह V अपॉन एल, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसे आप ओम्स लॉ के नाम से जानते हो। धारा का बेसिक ये चीज भी प्रूव करता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि I बराबर NeVD के साथ VD को ध्यान रखो और आपके सारे जवाब लेते जाओ। आपने पूछा मोबिलिटी यानी गतिशीलता से धारा का क्या संबंध है, तो इसलिए मैं इसको बेसिक कहता हूं कि यह फॉर्मूला हर बात का जवाब देने में सक्षम है। अब जैसे गतिशीलता से धारा का क्या रिलेशन है, या रिलेशन भी है कि नहीं है, और है तो किस तरह का रिलेशन है, दोनों बातें। अब क्योंकि गतिशीलता से रिलेशन, तो हमने VD बराबर पढ़ा था म्यू ए, ये VD बराबर पढ़ रखा है गतिशीलता में। इसमें रखो साहब ए में, ए से एम में रखा अपन ने I इज इक्वल टू एन ई ए, VD की वैल्यू क्या रख दी अपन ने, म्यू ई, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम। ये अपन पहले पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में, है ना। तो अब आप देखो बाकायदा, है ना, सॉरी इसी लेक्चर में पढ़ा है। अब आप बिल्कुल क्लियरली देखो, गतिशीलता बढ़ेगी धारा बढ़ेगी। गतिशीलता से रिलेशन ये इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। आवेश वाहक से भी रिलेट कर लो, द्रव है, ठोस है, गैस है, अर्धचालक है। सबसे लाइट वेट, सबसे हल्का आवेशवाहक चालकों के पास है इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है तो चालकों में गतिशीलता ज्यादा होगी, और गतिशीलता ज्यादा होगी तो चालकों में अन्य पदार्थों की तुलना में धारा अधिक होगी। तो बच्चों अभी जैसे ये अपन ने कंसेप्ट खत्म कर लिया, एक दो छोटे मोटे न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में अपन पुट कर देंगे,
लेकिन मेरा ये कहना है कि अब आप कोई सी भी चीज, प्रतिरोध पढ़ोगे आप नेक्स्ट में, तो रेजिस्टेंस का बेसिक भी इसी से निकलेगा। ये देखो निकल गया ना ओम्स लॉ। तो मेरे कहने का मतलब है 30% करीब जो चैप्टर है वो इस पे फोकस है ना। और अब आप समझ गए होंगे कि इसे धारा का बेसिक रूप क्यों कहते हैं, या कंसेप्ट ऑफ करंट इसे क्यों कहते हैं। सीधा सा रीजन है, आप कुछ भी पूछो, पहले आप इतना नहीं जानते थे। पहले मैं आपसे पूछा क्या ताप से धारा प्रभावित है, आप नहीं बता सकते थे। इसके आने के बाद आप बता सकते हो कि हाँ ताप से धारा प्रभावित है। और भी यही नहीं, जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं, और भी आपकी जिज्ञासा हो सकती है, आप या तो हमें बताओ, है ना। इसके लिए हमने आपको साफ कह रखा है कि आपका कोई भी डाउट्स है, आपको कोई भी क्वेश्चंस चाहिए, डीपीपी चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करो आप, हम आपको सब लाइव समझाएंगे, उसके कोई चार्जेस नहीं, ये प्रीवियसली कहा गया है ना। तो सब इसके धारा के बेसिक कहने के पीछे रीजन है, ये सभी के जवाब देने में सक्षम है। तो बच्चों बस आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक इसके 1-2 न्यूमेरिकल डाल देंगे और नेक्स्ट लेक्चर से प्रतिरोध चालू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।